हेलो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये एक्सरसाइज 2 का चैप्टर सेकंड का तीसरा क्वेश्चन है। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है आखिर उसका सॉल्व हम उसे कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल a2x प्लस b2y प्लस c2, इससे हम तुलना करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास दो समीकरण दिया है हम सबसे पहले इससे तुलना करेंगे। यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एक कंडीशन होता है, चलिए मैं उस कंडीशन को बता दूं। अगर ये कंडीशन हो, तीन कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहले मैं लिख लूं, हमारे पास ये तीन कंडीशन है, राइट। तो पहला कंडीशन है तीनों इक्वल हो। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों इक्वल हो, ठीक है, अगर तीनों इक्वल हो तो इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर तीनों इक्वल हो तो इसके अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन इस पोजीशन में आए तो हम उसके आगे उसको सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक इक्वल हो और दूसरा अनइक्वल हो। ठीक है, जैसे या तो ए इक्वल हो या तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाए और कोई एक अनइक्वल होना चाहिए। ठीक है, दो इक्वल हो और एक अनइक्वल हो तो इसका एक हल होता है। ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं होता है, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें भी कोई हल नहीं होता है। ठीक, अगर तीनों अनइक्वल हो एक दूसरे से, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों किसी से इक्वल ना हो तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, मतलब इसमें एक हल होगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इस टाइप में पहले तुलना करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अद्वितीय हल है। तो अगर अद्वितीय हल होगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों आ जाए तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हमें बस कंडीशन ये चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कंडीशन हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का वैल्यू हो जाएगा, a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 3 है। ठीक है, b1 का वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगा और b2 का वैल्यू -2। c1 का वैल्यू हमारे पास -1 है, ये इधर आएगा। ठीक है, इक्वल के पहले आता है क्योंकि हमें इससे करना है, तो ये +1 हो जाएगा और c2 का वैल्यू हमारे पास -12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मान रख के, तो उसमें हम मान रखेंगे, डायरेक्ट में मान रख देता हूं। तो 1/3 -1/2 1/-12 तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम इसे अनइक्वल में कर देते हैं। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ मैंने आपको बताया है कि जब तीनों अनइक्वल रहे तो इसका अद्वितीय हल होता है, मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, मतलब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको कैसे। पहले मैंने आपको इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समीकरण को सॉल्व करना बताया कि हम उसे या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे या तो फिर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम कोई भी एक विधि लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करता हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमें समीकरण को लिखना होता था। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लिख लिए 3x - 2y = 12। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना रहता है कि सबसे पहले हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और वहां से किसी एक चर का हम वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा।
तो यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। x का वैल्यू हमारे पास आ गया -1 प्लस वाई। अब इस x के वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे तो 3x के जगह पे हम रखेंगे -1 प्लस वाई -2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 प्लस 3y -2y इज इक्वल टू 12। y और y एक टाइप का है, तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो -3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा इज इक्वल टू 12। अब हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, y का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए हम y को बस इधर छोड़ेंगे, बाकी -3 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 12, इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो आप यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हो जो 15 आया। अब इस y के वैल्यू को हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे, या तो समीकरण 2 में, या तो 3 में, हम कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस y के जगह पे हमें 15 रखना है, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का वैल्यू हमारे पास 14 आया और y का वैल्यू हमारे पास 15 आया। ठीक है, अगर आपको लगता होगा कि ये आंसर गलत है तो आप कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। चलिए हम चेक करते हैं। ये आपका आंसर यहाँ तक हो गया, आंसर यहीं तक लाना है। मैं आपको अलग से थोड़ा सा चेक करने बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। समीकरण 1 से 1 में ही हम मान रखते हैं। तो x का हमारे पास 14 वैल्यू है और y का 15, तो इसको सॉल्व करेंगे -1 जो कि राइट हैंड साइड में है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी समीकरण को कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके बताया, हो सके तो आप इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम उसे चेक करेंगे कि आखिर उसका हल क्या है। तो यहां से अगर तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो a1 का वैल्यू आप ही बताओ, यहाँ देखो 5 है तो 5 हो गया। b1 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू हमारे पास -8 है और b2 का वैल्यू -24/5। आप एक चीज ध्यान देना कि आप केवल डिजिट पे ध्यान मत देना, मतलब केवल हम 8 नहीं लिख सकते, विथ साइन, मतलब हमें चिन्ह के साथ ही वैल्यू को रखना है। c1 का वैल्यू, चूंकि ये देखिए आप बराबर की इस साइड है, राइट हैंड साइड है, और हम राइट हैंड साइड ले नहीं सकते, हमें पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो जब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, और ये पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड है तो 3/5। चलिए इसको देखते हैं। तो 5/3 -8/24, ये 5 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1/3, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5। चलिए 5/3, 8 3 की 24, ये माइनस भी थे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो 5/3 इज इक्वल टू 5 1 जा 5/3। आप जैसे देख सकते हो कि जो a1 का वैल्यू है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हमारा इक्वल है। और मैंने आपको बताया था कि जब तीनों इक्वल हो मतलब इसका अंततः अनेक हल है। ठीक है, तो अंततः समीकरण के अंततः अनेक हल है, मतलब इसके बाद हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका अनेक हल है। तो हमारे पास जिसका भी वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू, a1 का भी बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इतना ही सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3x - 4y - y इज इक्वल टू 0, 2x - 8/3y + 5 इज इक्वल टू 0। तो जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का वैल्यू 3 आएगा, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -4 और b2 का वैल्यू -8/3, c1 का वैल्यू हमारे पास -1 और c2 का वैल्यू है 5। तो इस तरीके से हमारे पास इतना वैल्यू आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम 3/2 -4/-8, 3 ऊपर में चला जाएगा इक्वल टू -1/5, 3/2 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल,
4 दूना 8, 3/2 इक्वल टू -1/5। अब जैसे यहाँ देख सकते हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जब दो इक्वल हो और एक इक्वल ना हो तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलेगा। और जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो फिर हम इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पर्टिकुलर किसी का भी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको 3 क्वेश्चन लेके बताया, जिसमें से पहला क्वेश्चन अद्वितीय हल है, दूसरे का अंततः अनेक हल है और तीसरे का कोई भी हल नहीं है। तीनों टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। पहले का जब अद्वितीय हल निकला था तो उसको मैंने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। अगर आप चाहो तो विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद दोनों का फिर लास्ट, सेकेंड और थर्ड का आंसर ही नहीं आता, इसलिए मैंने आप सॉल्व नहीं किया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको इसी टाइप का बनाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।